ओके दोस्तों, तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक स्पेशल थ्योरम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और ज्यादातर बुक्स में भी ये देखने को नहीं मिलती है। इट विल बी अ जनरलाइज्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नाउ हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था दैट इज वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडीज। अगर हम उस चीज को जनरलाइज करना चाहें तो इन दैट केस हम किस तरीके से उसको जनरलाइज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। ठीक है, ओके। सो दिस इज वैलिड फॉर एनी बॉडी। ठीक है, लेट Ix, Iy and Iz are moment of inertia. Ix, Iy, Iz are the moment of inertia of any body about 3 mutually perpendicular axes। ठीक है, समझ में आया? तो जनरलाइज जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो बोलता है Ix प्लस Iy प्लस I प्लस Iz is equals to 2 into summation mi ri square। यानी मास mi अगर ri दूरी पे है तो उसका इन जनरल जो है दैट विल बी रिटन एज 2 mi ri square। दिस इज फॉर द डिस्क्रीट मास सिस्टम। दिस विल बी फॉर द डिस्क्रीट मास सिस्टम। और यहां पर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए 2 into integral dm into r square, and this is valid for continuous mass system। ठीक है, what is the proof regarding it? Let's see the proof। तो मान लो हमारे पास कोई भी बॉडी है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और कोई भी जनरल बॉडी कुछ इस प्रकार का है, 3D बॉडी इन जनरल। ये है इसका ओरिजिन। ओरिजिन से ये डिस्टेंस है r। इन जनरल ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, समझ में आया? राइट। अरे तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर जो बहुत छोटा सा मास है दैट इज से डीएम। ठीक है, मैंने कंटिन्यूअस के लिए प्रूफ कर रहा हूं, दैट कैन नॉट बी ऑल्सो डन फॉर डिस्क्रीट। राइट नाउ, अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं ये वाला पॉइंट का मैं बारे में बात करूं तो डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेना है, तो
एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, उस पर एक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुझे केवल वाई और जेड के बारे में देखना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सिंपली वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम वाई एक्सिस वो डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फ्रॉम जेड एक्सिस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो डी आई एक्स क्या होगा बताओ, डी आई एक्स क्या होगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डी आई एक्स सिंपली आएगा या नहीं दोस्तों, डीएम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डी आई वाई क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डी आई जेड क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आई एक्स प्लस डी आई वाई प्लस डी आई जेड, that will be equals to 2 times dm into x square plus y square plus z square, and that will be equals to r square. So मेरे पास क्या आ जाएगा, dix plus diy plus diz, that is equals to 2 into dm into r square. So now if I integrate, integration of dix, integration of diy, integration of diz, 2 into integral dm into r square, and that proves our result. What we simply get is now this theorem has some very beautiful applications. ठीक है, हॉलोस्फीयर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ा था, मैं 1 मिनट में निकालूंगा, ध्यान देना। ठीक है, क्या है, तो नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस रिगार्डिंग इट। कुछ स्पेसिफिक फिगर में किया जा सकता है। सबसे पहला एप्लीकेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of a holosphere। अच्छा, हॉलोस्फीयर के बारे में एक फायदे के बारे में समझो, वो क्या है? हॉलोस्फीयर के सेंटर से हर डीएम आर डिस्टेंस की दूरी पे है, यानी फॉर अ हॉलोस्फीयर क्या लिख सकता हूं मैं? इनफैक्ट 2 चीजें लिख सकता हूं। नंबर 1, ऑल डीएम आर एट अ डिस्टेंस इक्वल्स टू आर, और दूसरा, ऑल एक्सेस पासिंग थ्रू center of mass are identical. All axes passing through center of mass are identical. ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर के बारे में ये 2 केस तो बोल ही सकता हूं। अगर मेरे पास कोई हॉलोस्फीयर है,
ठीक है। तो इन जनरल एक्सिस मैंने ले लिया, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। मास इसका m है, रेडियस इसका r है। सो ix इक्वल्स टू iy इक्वल्स टू iz, ये तो मैं बोल ही सकता हूं। और दूसरा मैं एक चीज बोल सकता हूं, इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। आर मेरा फिक्स है कैपिटल आर, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटीग्रल dm, एंड दैट इज नथिंग बट द टोटल मास। राइट, समझ में आया? नाउ तो सिंपल सी बात क्या है, क्या लिख सकता हूं मैं, 3 टाइम्स ix, तीनों तो इक्वल है, तो 3 टाइम्स ix दैट इज इक्वल्स टू 2 कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। तो ix इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। ब्यूटिफुली हम सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई इंटीग्रेशन में। हॉलोस्फीयर के लिए हम आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉलिड स्फीयर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हर मास अलग अलग जगह पर है। ठीक है, हर मास अलग अलग जगह पे है, उस पर तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। इट विल बी मच प्रॉब्लमेटिक। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड क्या है, एक प्रोफाइल देखते हैं। मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग का मास जो है वो है m, इसका रेडियस जो है वो है r। नाउ ये जो रिंग के प्लेन है उससे 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ, यानी ये हमारा नॉर्मल है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, इन दोनों से 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ हमारा ये जो है ये एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ठीक है, ओके। इन द फर्स्ट लुक हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नजर आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान दो, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो है, ये जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो 45 डिग्री का फायदे को एक्सप्लॉइट करते हुए मैं इसके नीचे के डायरेक्शन में एग्जैक्टली वैसा ही एक 45 डिग्री का एक्सिस अगर मैं बनाऊं बाय सिमेट्री, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई ही होगा। नाउ ध्यान दो, बेसिकली हमारा रिंग ऐसा प्लेन में है, बोर्ड के अंदर बाहर, इससे ये वाला ऐसा है, ये वाला, ये रिंग देख पा रहे कैसा है, रिंग हमारा बोर्ड के आधा अंदर आधा बाहर है। सो इन दोनों जो वेक्टर की तरह अगर मैं ट्रीट करूं, तो इन दोनों वेक्टर के कंटेनिंग प्लेन के और इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर जो हमारा एक्सिस होगा वो कोई ना कोई एक डायमीटर होगा।
दिस वन इज द डायमीटर। ये हमारा तीसरा एक्सिस है। ये डायमीटर ऐसा है, परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। यानी अब मैं इन जनरल अगर वेक्टोरियली लिखूंगा, बाइसिमेट्रिक क्रॉस जो आएगा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी डेफिनेटली, ये अगर हमारा ये दोनों वेक्टर्स हमारा बोर्ड के प्लेन में है, मैं इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं, लाइन के अलोंग ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो हमारे बोर्ड के अंदर बाहर होगा। और डेफिनेटली बोर्ड के अंदर बाहर हमारे पास रिंग है और ये रिंग का सेंटर है, तो ये जो तीसरा एक्सिस आएगा, ठीक है, I1, तो ये तीनों एक्सिस जो है वो हमारा आपस में परपेंडिकुलर है। तो दिस थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। सो अब अगर मैं ये वाला फंडा लगाऊं, रिंग के लिए भी एक फायदा है, हर डिस्टेंस आर दूरी पर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं I प्लस I1 2r² इंटीग्रल dm। ठीक है, सो 2I प्लस I1 मैं क्या लिख सकता हूं? 2I प्लस I1 मैं क्या लिख सकता हूं? That is equals to 2mr², right? And now ध्यान देना एक चीज, I1 का वैल्यू आई नो, रिंग के कोई एक डायमीटर के अबाउट कितना होता है? mr²/2। सो दोस्तों 2I प्लस mr²/2 दैट इज 2m कैपिटल R²। सो मेरे पास आ जाएगा क्या? मेरे पास क्या आ जाएगा? 2I 3m R²/2, तो I आएगा 3/4 mr²। अरे दोस्तों, इसमें एक बात को ध्यान देना, अगर मैं ये अप्लाई नहीं करता हूं, क्या बोलते हैं, 45 डिग्री एंगल नहीं दिया हुआ होता है, तो सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? एंड नाउ लेट्स सी, मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्यूबॉइड है वो दे रखा है। ठीक है, अच्छा, जो इसका जो सेंटर है वो हमारा ओरिजिन है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में z एक्सिस, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर ऑफ द क्यूब है। इसका मास जो है क्यूब का वो है m। नाउ ये जो लेंथ है मैं एक बार दे देता हूं, ये है हमारा L, ये है हमारा B और ये है हमारा H। तो फाइंड इंटीग्रल dm r² of the cube of the cuboid।
Find integral dm r square of the cuboid about its center. ओके तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, एक्स एक्सिस के अबाउट ध्यान दो। हमने एक चीज पहले ही देखे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट बी का कोई खेल नहीं है। हम इसको लपड़ मार सकते हैं, जो हमने पहले भी बात किए हैं, जो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में हुआ है। इसके रिगार्डिंग हम और बातचीत करेंगे, लेकिन पहली बात, बी का ऑब्वियसली कोई गेम नहीं है। मैं अगर लपड़ मारूंगा तो मुझे बेसिकली एक एल और एच का फेस दिखेगा, एक रेक्टेंगुलर प्लेट। सो आई एक्स में डायरेक्टली लिख सकता हूं या नहीं? 1/12 m h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अबाउट बी का कोई खेल नहीं आएगा। जैसे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे हाइट का कोई खेल नहीं है, बी इफेक्टिवली तो एक्स के अलाउंग का हाइट है, तो लपड़ मार दो एच और एल का, हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट मिलेगा। सिमिलरली आई वाई, जब मैं वाई एक्सिस के अबाउट जाऊंगा तो वाई के अलाउंग जो हाइट है वो है हमारा एल। लपड़ मारो तो हमें बी, और अगर मैं वाई के अलाउंग लपड़ मारूंगा तो मुझे बी और एच का एक रेक्टेंगुलर फेस मिलेगा। तो आई वाई सिंपली आएगा 1/12 m बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आई जेड जो आएगा दैट इज 1/12 जेड के अलोंग एच पे लपड़ मार दो, इट विल बी सिंपली एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो टू इंटीग्रल डीएम इंटू आर स्क्वायर अगर मैं ध्यान दो तो इनका एडिशन आएगा, तो एल स्क्वायर 2 बार आएगा, बी स्क्वायर 2 बार ए स्क्वायर। So it will be simply 1/6 m L square plus B square plus H square. तो integral dm into R square 1m/12 L square special case for cube L equals to B equals to H equals to A। तो अगर मैं जनरलाइज करूं क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा, तो एम स्क्वायर बाई 4। I hope this point is perfectly understood. This is a generalized perpendicular axis theorem. ज्यादातर बुक्स में इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं होता है, बट एनी हाउ अच्छी चीज है, एक बार पता हुआ होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज नहीं बन सकती है, जो डिफरेंट टाइप का वैरायटीज पॉसिबल है मैंने डिस्कस कर चुका हूं यहां पर। ओके